2025 कैसा रहा? अब तो साल खत्म होने वाला है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये साल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगर आप हमारे नज़रिए से देखें और एज अ फंड मैनेजर इट्स इस बार सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिला है। व्हाट इज योर व्यू पर्सनली और योर फंड्स व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर? 2022 when the Russia-Ukraine war happened, they froze the $350 billion worth of Russia's reserves. It's a loss of faith. कुछ इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और ऐसी ही एक इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री। आज जिस गेस्ट के साथ मैं बात करने वाला हूं उनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 24 साल का एक्सपीरियंस है। जितने साल की हम एसआईपी करने की सोचते हैं उतने साल से तो वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं आशीष सोमैया, जो कि सीईओ हैं व्हाइट ओक कैपिटल। आशीष जी का बचपन कठिन था, बहुत जल्दी उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। उसके बाद पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में। फिर वो शिफ्ट हुए मोतीलाल ओसवाल में, जहां पे उन्होंने मोतीलाल ओसवाल की पूरी पैसिव स्ट्रैटेजी को एक्टिव स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया। और 2020 में उन्होंने व्हाइट ओक कैपिटल को ज्वाइन किया, जहां पे वो आज सीईओ हैं और उन्होंने इस बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड करके $11 बिलियन, करीबन 90,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने उनसे बहुत सारी बातें करी। सबसे पहले 2026 में गोल्ड चलेगा, सिल्वर चलेगा या फिर निफ्टी चलेगा। दूसरा हमने समझा जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो कैसे प्ले आउट करेगा आगे आने वाले सालों में। क्या ट्रंप मार्केट को डंप करेगा या पंप करेगा? अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के हैं और अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू भी नहीं करी है, तो क्या स्टेप्स होते हैं जिससे आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं? आईपीओ की बाढ़ में राइट आईपीओ को कैसे ढूंढा जाता है और किस तरीके से उसमें निवेश किया जाता है या उससे दूर रहा जाता है? थीमैटिक फंड्स जैसे कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कंजम्पशन, इनमें आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस बेसिस पे करना चाहिए? विकसित भारत 2047, ये जो विजन है, उस टाइम पे हमारी स्टॉक मार्केट कैसी दिखेगी, निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे और क्या मार्केट 12% का कंपाउंडेड रिटर्न आगे भी आपको दे पाएगी या सिर्फ ये हिस्ट्री की बातें हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमने आशीष जी के साथ करे हैं। तो इसलिए इस एपिसोड को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास है कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में और हाँ, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट मैं आप तक लेके आ सकूं। आइए मिलते हैं मिस्टर आशीष सोमैया। आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। वेलकम टू संजय कथुरिया पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं, 2025 कैसा रहा? अब तो साल खत्म होने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न्स, किस तरीके से इंडस्ट्री ने इस बार मार्केट्स को देखा है और मार्केट्स ने किस तरीके से बिहेव किया है? हाँ, मतलब सो एक्चुअली मैं काफ़ी इन्वेस्टर्स को और वित्तीय सलाहकार जो बोलते हैं, एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी मिलता हूँ। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये साल थोड़ा एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग रहा, बिकॉज पूरे साल में कुल मिला के अगर आप देखें पिछले साल से इस साल ज़ीरो रिटर्न है लगभग, राइट। और जब एक साल में रिटर्न ज़ीरो आता है तब लोगों को सब ख्याल आने लगते हैं ना कि भाई काश अपने पिछले साल गोल्ड ले लिया होता या काश अपन ने पिछले साल पैसा बैंक में रहने देते जी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अगर आप हमारे नज़रिए से देखें एज अ फंड मैनेजमेंट कंपनी और एज अ फंड मैनेजर, इट्स अ बढ़िया साल है। क्योंकि क्या होता है संजय जी, आपने देखा होगा 2023-2024 वाला जो साल आता है ना, तो मार्केट में कुछ लेबल बन जाते हैं, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, पीएसयू, स्मॉल कैप,
तो कुछ लेबल्स चलने लगते हैं। लेकिन 2025 का साल फंड मैनेजर्स के लिए या जो स्टॉक पिकर है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जो स्टॉक पिकर की रियल कला है वो तो ऐसे साल में ही दिखती है ना, जब क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। खराब से खराब सेक्टर में भी कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक निकल के आएंगे, और जो सेक्टर में कोई ध्यान नहीं दे रहा उसमें भी कुछ आप स्टॉक पिकअप कर लोगे। सो ये ऐसा साल है जहाँ पे अल्फा बढ़िया आ रहा है और स्टॉक पिकिंग का रिक्वायरमेंट है। जब मार्केट में अपने आप ही कुछ थीम्स चलने लगते हैं ना, तब क्या है कि भाई उस थीम में आप हैं या नहीं है, उसी से पूरा परफॉर्मेंस डिसाइड हो जाता है। बट 2025 का साल हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो सर इस साल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी गई वो थी जियो पॉलिटिकल। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आए, वो टैरिफ्स अनाउंस हुए, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली सिचुएशन हो गई, उसके बाद आपका क्या कहते हैं इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर वापस ये टैरिफ वाला तो मतलब एक कांस्टेंट अंडरलाइंग चल ही रहा था, कभी हाँ कभी ना, मूडी बिहेवियर है। तो क्या इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है जो मार्केट्स में अनसर्टेनिटी रही है उसको लेके? सी डेफिनेटली, एंड क्या है कि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ और काफ़ी लोगों को मिलता हूँ जी, तो ये पूरे साल यही सवाल आए हैं। एंड क्या है कि एक जो पेचीदा मामला है या जो सीरियस मैटर है उसको मैं नॉन सीरियस या लाइटली नहीं बताना चाहता हूँ, बट एक पर्सपेक्टिव देता हूँ अगर आपकी इजाज़त है तो। देखिए क्या है, ये कोई भी चीज़ है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई नहीं है। जैसे मैं जब स्कूल और कॉलेज में था 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। आप मानोगे नहीं, 25-30 साल पुराना न्यूज़पेपर भी अगर आप निकाल के देखोगे ना, तो तभी भी अमेरिका ये चाहता था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यहाँ पे अलाउ करें। तभी भी अमेरिका चाहता था कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दें, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे काम करें, और तभी भी हम उसी को अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ट्रेड के लिए प्रेशर डाले, राइट। जैसे हमको IMF से पैसा चाहिए था, तो थोड़ी उन्होंने हमको ऐसे ही खैरात में पैसा दे दिया। उन्होंने बोला कि आपको सारे सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और खास करके नॉट ओनली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको ओपन करना पड़ेगा। तब से इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, रिटेलिंग, इंश्योरेंस, ये सब। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इंडिया और US वो चाहे कोई भी कंट्रीज हो, जियोपॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग इशू, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रेड। पॉइंट क्या है कि अभी क्या है कि जो US के प्रेसिडेंट है ना, वो डायरेक्टली पर्सनली आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं आपके फोन पे, जस्ट बिकॉज सोशली वी आर एक्टिव। तो जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ और क्या निगोशिएशन हो रही थी वो किसको पता है, राइट। हम लोग MBA पढ़ते तो हमको बाद में पता है ये सब। सेकेंड थिंग आई टेल यू, जैसे इंडिया और US के रिलेशनशिप्स की चर्चा हो रही है, तो आप मेरे को बताओ इंडिया और US का जो वर्स्ट रिलेशनशिप वाज इन 1971-1972 when we were involved in liberalization of Bangladesh. जी, right? We found us on the opposite side of US. the US, right? तब जितने खराब रिलेशनशिप्स थे, मतलब US प्रेसिडेंट वाज मिस्टर रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आवर प्राइम मिनिस्टर वाज मिसेस गांधी, करेक्ट। तब कितना खराब रिलेशनशिप था वो हमको पता है, लेकिन हमारे कॉन्शियस नॉलेज में कब आया पता है आपको? जब ये चीज़ें अखबार में छपने लग गई, क्योंकि US में ऐसा लॉ है कि भाई 40-50 साल बाद चीज़ें डीक्लासिफाई होने लगती है। तो मिस्टर निक्सन ने मिसेस गांधी के लिए कैसे अपशब्द इस्तेमाल किए, ये सब आपने अब पढ़ा अखबार में, करेक्ट। तो तब जो चीज़ें चार दीवारी के अंदर होती थी वो चार दीवारी के अंदर रहती थी, और मामला कितना पेचीदा है उसको रोज देख के आप अपना पोर्टफोलियो चेंज ना करते थे ना कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है, राइट। अभी क्या है, वो चार दीवार नहीं है, अभी वो सब कांच का है। और कांच की भी क्या हो, दीवार में दरवाजे खिड़कियाँ खुले, सब खुला है, और उसकी भी जरूरत नहीं है। जो बंदा मीटिंग में बैठा है ना, वो वहीं बैठ के आपको ट्वीट कर रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, राइट। तो ये सब देख के क्या है कि पोर्टफोलियो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने एक ट्वीट पढ़ के अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दिया, समझो 2020 में किसी ने 2 करोड़ रुपए लगाया है, 2025 तक उसका 4 करोड़ हुआ होगा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स में। अब ऐसा कोई मैसेज देख के किसी ने 4 करोड़ का पोर्टफोलियो बेच दिया तो 2 करोड़ कैपिटल गेन आ गया, तो 28 से 30 लाख रुपया उस पर टैक्स इमीडिएटली टैक्स बन गया। फिर आपको लगे चलो भाई निकले अभी ये सब, अगले हफ्ते फिर ट्वीट आएगा कि नहीं आपके प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फिर मार्केट न्यू हाई बनाएगा, फिर क्या करोगे आप? जी। सो आई थिंक इट्स काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा उसमें मुझे भी इंटरेस्ट है, सबको इंटरेस्ट होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन उसका जो आंखों देखा हाल देख करके जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना,
वो आई थिंक अनअवॉइड, आई मीन इट इज़ अवॉइडेबल एक्चुअली इफ यू आस्क मी, बिकॉज उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। वो सब चीज़ें देख करके आप फाइनेंस समझते हैं कि किसी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं वो आगे आने वाले समय में जो उसके फ्री कैश फ्लो से उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ों से कंपनियों का वैल्यूएशन या कंपनियों का आकलन आप नहीं कर सकते ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस। इससे केवल सेंटिमेंटल चेंजेस होते हैं। आप पोर्टफोलियो बेच दोगे फिर क्या करोगे, फिर खरीदोगे, व्हाट विल यू डू। नॉइज बहुत ज़्यादा रहा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। एक सर मैंने ये भी देखा जैसे 2024 सितंबर में जो हाई निफ्टी ने बनाया था उससे करीबन 17% का ड्रॉप लिया। यस और आज जब हम बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं तो इट इज बैक टू दैट यस एंड इट हैज बीन वेरी साइलेंटली बैक टू दैट। Yes. मतलब ऐसे कोई शोर नहीं मचा, गिरते हुए बड़ा शोर मचा और ये रोज कुछ ना कुछ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 10% निफ्टी गिर चुका है। वी वर आल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट टू टेल पीपल कि भाई मत रुको एसआईपी मत Correct. रुको, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू एसआईपी। Absolutely. और आज हम देख रहे हैं कि, और मैंने कहा था देखो मार्केट 26,000 वापस आएगी, किस दिन आएगी ये नहीं पता, Exactly. 1 साल भी लग सकता है 2 साल भी लग सकता है, पर आएगी जरूर। तो सर ये जो पेशेंस वाला गेम है ये लोग क्यों नहीं खेल पाते? व्हाट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू प्ले द पेशेंस गेम? आपने इतने इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हो तो क्या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं? मार्केट का जो मूवमेंट है ना, इसका मतलब यू कैन मेक इट एज कॉम्प्लेक्स एज यू लाइक, यू कैन मेक इट एज टेक्निकल एज यू विश टू। लेकिन एक अगर मैं 30,000 फीट व्यू दूँ तो फर्स्ट थिंग क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब से लिबरलाइजेशन हुआ 32 फाइनेंशियल ईयर निकल गए, 32 फाइनेंशियल ईयर में सेंसेक्स का मोटा मोटी 14% कंपाउंडेड है इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि 5 साल मोटा मोटी 5 साल में सेंसेक्स पैसा डबल करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 14% कंपाउंडेड रिटर्न है। प्रॉब्लम ये है कि हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार 12, 15, 18% गिरता भी है। सो लेट अस से कि आपको मुंबई से दिल्ली ड्राइव करके जाना है तो वैसे तो मेरे ख्याल में 1100-1200 किलोमीटर है, आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी कहीं कहीं पे चला भी सकते हैं। लेकिन समझो आपको ऐसा रूल दिया कि भाई जितनी बार 100 किलोमीटर खत्म होगा ना उतनी बार रुक के 50 किलोमीटर वापस आना है और फिर से स्टार्ट करना है। तो उसमें ना लोग गड़बड़ा जाते हैं एकदम कि भाई जब 100 किलोमीटर खत्म होगा ना वहाँ पे उतर जाएंगे हम, फिर जब गाड़ी वापस आएगी ना फिर चालू करेंगे। और यही किसी वो को बोले कि होता तू नहीं। 30 की स्पीड पे धीरे धीरे चल सकता है तो हाँ, उसको चलता है, विच इज एफडी। हाँ कि exactly. वो चलते रहो, वो बैठे रहेगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि लंबे अरसे का कंपाउंडिंग 14% है। लेकिन बॉस निफ्टी या सेंसेक्स हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार 12, 15, 18% गिरता है। लोगों का पैसा निफ्टी सेंसेक्स में नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप में। आप देखो ध्यान से, स्मॉल कैप इंडेक्स हर साल अपने ऊपर के लेवल से औसतन 15, 18, कभी 20-25% गिरना नॉर्मल है। वाओ। इस साल एट द वर्स्ट पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स वाज 23% डाउन। मिड कैप इंडेक्स को आप देखो, हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार औसतन 18-20% गिरना नॉर्मल है। पर ये तो बहुत किसी बड़ी साल में कम, opportunity हो जाती है। किसी साल में कम, किसी साल में ज़्यादा जी। लेकिन लंबे अरसे की कंपाउंडिंग है तो क्या 4-5 चीज़ें फिक्स्ड है। पहली चीज़, लंबे अरसे में मार्केट अच्छी कंपाउंडिंग देता है, कभी 5 साल कभी 6 साल में पैसा डबल होता है, ये है हिस्ट्री है। दूसरा चीज़, हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार डबल डिजिट गिरता है, ये भी पक्का है। जब न्यू हाई बनता है तब लोग कैसा बर्ताव करते हैं ये भी फिक्स्ड है, जब गिरता है तब लोग कैसा बर्ताव करते हैं ये भी फिक्स्ड है जी। तो क्या चीज़ फिक्स नहीं है? अभी हम लोग 2025 में मिल रहे हैं तो हम लोग ट्रम्प साहब और टैरिफ की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 2024 में मिलते तो हम लोग कोएलिशन पॉलिटिक्स की चिंता कर रहे होते ना जी। अगर 2023 में मिलते तो वेस्ट एशिया और इजराइल की चिंता कर रहे होते। 2023 के शुरुआत में मिलते तो हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक की चर्चा कर रहे होते। 2022 में मिलते तो $129 तेल की चर्चा कर रहे होते। रशिया यूक्रेन की चर्चा, उसके पहले रशिया यूक्रेन, उसके पहले सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, फर्स्ट वेव। सो पॉइंट क्या है, लंबे अरसे में मार्केट कंपाउंड करती है, हर साल ऊपर के लेवल से एक बार गिरती है, गिर के उठती है तो लोग कैसा बर्ताव करते हैं, गिरते हैं तो लोग कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब फिक्स्ड है। एक ही चीज़ फिक्स नहीं है कि इस अगले साल का कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करने का, वही फिक्स नहीं है, बाकी सब फिक्स्ड है। राइट। So it's a normal, this is how the market works. That is why some people make money and some people don't make money. जी। और आपने सही बोला कि पता है हर साल गिरने वाला है तो एसआईपी वाले के लिए तो उससे अच्छा कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है ना। बट इफ यू सी सर, उसी टाइम द इनफ्लोज टू एसआईपी रिड्यूस्ड, द सिप क्लोजर रेशियो जिसे हम कहते हैं वो बहुत Yes. बढ़ गया था, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था। Yes. वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट बट आई थिंक लोग शायद अभी तक वो बिहेवियरल चेंज आया नहीं है। हाँ मतलब सी दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना यार, मतलब बिहेवियरल चेंज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज इतने बड़े बफेट साहब हैं, इनका भी मोस्ट फेमस स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और फ्री कैश फ्लो, इज मोस्ट फेमस स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रीड एंड फियर, राइट।
इकोनॉमिक्स जिसको एसेंशियली लेफ्ट ब्रेन या साइंस वाला सब्जेक्ट माना जाता है, इकोनॉमिक्स में भी अभी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पूरा अलग स्ट्रीम है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी बिहेवियर स्टडी करने वाले को दिया गया। सो it's not easy. Some people make a lot of money because most people cannot control their behavior. That is the whole point. सर इस बार के जो बेस्ट फंड मैनेजर रहे हैं वो हमारी मम्मी रही हैं क्योंकि उन्होंने हर बार गोल्ड अक्यूमुलेट किया। एक वही थी जो कभी भी 25,000 पे भी उनको गोल्ड सस्ता लगता था, 30 पे हम सबको लगता था गिर जाएगा, नहीं नहीं खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। तो आई थिंक दे हैव बीन द बेस्ट फंड मैनेजर्स फॉर दिस ईयर। आई थिंक वी शुड अवार्ड देम ऑल आवर मदर्स। बट जोक्स अपार्ट सर, कहते हैं ना जैसे इस बार सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिला है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, बिकॉज सिल्वर हैज गिवन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिस ईयर। तो सर ये इस चीज का क्या फ्यूल था? मतलब किसी ने कभी, खासकर गोल्ड के लिए, सिल्वर तो वॉलेटाइल एसेट क्लास रहा है, पर गोल्ड के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं था एक साल में 60% 55% रिटर्न देगा। और क्या आज के बाद इस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है या वापस, मतलब व्हाट इज योर व्यू पर्सनली और योर फंड्स व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर? सो सी, हम लोगों का व्यू एक्चुअली वन और टू थिंग्स आई विल क्लैरिफाई। आपने बोला इसके पीछे का रूट क्या रहा होगा, राइट? सी 2022 व्हेन द रशिया यूक्रेन वॉर हैपेंड, यू मस्ट हैव सीन दैट Mr. Biden was president of US, and the first thing that they did, they froze the, I think, some $350 billion worth of Russia's reserves were frozen, right? Because Russia, अगर अपने surpluses वो पार्क कर रहे हैं in US treasuries, तो it's a implicit faith, correct? But अगर आप उनके reserves freeze कर दोगे, उसको inaccessible कर दोगे, then that's a loss of faith. And of course they were cut out from that international banking system, you know, SWIFT system, पैसा transfer करना, they were cut out from the international financial system and their reserves were frozen. Now that is a message to many other countries कि भाई अगर आप US के wrong side पे अगर आप रहोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं ये क्या है कि ये सारी चीज़ें अपने को पता नहीं है, मतलब मैं ऐसा ना हो कि हम अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे जैसा शांति प्रिय देश है, हमारी आरबीआई भी गोल्ड खरीद रही है लगातार 2 साल से, एंड चाइना ऑफ कोर्स इज रिपोर्टेड, पोलैंड एंड सो मेनी कंट्रीज इट इज रिपोर्टेड दे हैव बीन बाइंग गोल्ड, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी और यूएस का मार्केट नहीं, यूएस का जो इकोनॉमिक कंडक्ट है उसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान हो गए, एंड दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग एंड सेंट्रल बैंक्स आर यू नो बिग बायर्स। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे कि भाई डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, यूएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, इसका फ्यूचर पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, यू नो, इसकी वजह से अगर आप सोचोगे कि भाई यू नो पीपल विल लुक फॉर अदर, एंड ऐसा नहीं है कि केवल गोल्ड एंड सिल्वर, आप देखिए क्रिप्टो में भी काफ़ी डाइवर्सिफाई हुआ है। कुछ जगहों में आप देखिए तो रियल एस्टेट, अगर आप मिडिल ईस्ट का रियल एस्टेट देखें, फॉर एग्जांपल यूएई का, राइट, if you see UK for example, many European countries, Middle Eastern countries, money has gone into real estate, gold, oil, silver, cryptos. So हर तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जनरली स्पीकिंग, जब लोग यूएस पे सवालिया निशान लगाते हैं जनरली, तो पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है, और इमर्जिंग मार्केट्स में तेजी होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि इमर्जिंग मार्केट्स पे भी टैरिफ और जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन मार्क था। इसकी वजह से पैसा प्रेशियस मेटल्स, ऑल्टरनेटिव एसेट्स, ये सब में गया है। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये लोगों को यूएस इकोनॉमिक कंडक्ट या यूएस और ये जियोपॉलिटिक्स पे जब तक लोगों को डाउट है, तब तक गोल्ड और सिल्वर सुर्खियों में रहेगा, मतलब आपको हेडलाइंस में दिखेगा। बड़ा मूवमेंट हो चुका ऑलरेडी, इफ यू आस्क मी। मतलब जब बिग पार्टी इज ओवर, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल सी यू नो सम प्लसेस एंड माइनसेस। एज अ हाउस हम लोग एक्चुअली 2023 से एडवोकेट कर रहे थे, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ तो हमको भी दिखती है, प्रोजेक्ट कर रहे थे। बट एंड द सेकंड थिंग इज दैट हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते कि गोल्ड ले लो सिल्वर ले लो, वी बेसिकली स्टार्ट क्रिएटिंग यू नो मल्टी एसेट एलोकेशन काइंड ऑफ, लाइक वी क्रिएटेड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड विच हैड अ लिमिट ऑफ 10 to 40, एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारा शायद गोल्ड प्लस सिल्वर मस्ट हैव बीन 33%, जिसका लिमिट ही 40 था। हाँ, या एंड देन वी स्टार्टेड टू, अगर अब हम 2026 में गोल्ड और सिल्वर को देखेंगे, तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको किसी निवेशक को एलोकेशन बताना हो, तो वो कितना % उसको गोल्ड करना चाहिए, कितना % सिल्वर करना चाहिए? सो एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी व्हाट आई फील इज दैट देयर आर, सी मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, सबके रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन वगैरह होते हैं, वो है अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप मेरे को थोड़ा जनरलाइज करने की इजाज़त दे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जी। एक होते हैं इक्विटी इन्वेस्टर
और इक्विटी इन्वेस्टर की क्या परिभाषा है कि भाई जिसको लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि आर्थिक व्यवस्था का इजाफा जो होता है उससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, और कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है उससे कंपनियों का मार्केट कैप और आपकी एनएवी और शेयर के दाम चलते हैं जी। तो पहले तो somebody who is convinced about this economic और मैथमेटिकल लॉजिक। दूसरा चीज़, इक्विटी इन्वेस्टर वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे आमदनी के लिए निर्भर नहीं है। तीसरा चीज़ कि भाई जिसको समझ में आता है कि कभी 100 का 80 या 70 हो जाए तो रात की नींद नहीं उड़नी चाहिए। जी। आपने किसी को बताया इक्विटी में पैसा लगाओ, जो ही मार्केट गिरता है आपको पहला कॉल क्या, राइट? सो पीपल हु हैव टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स आई वुड कॉल देम एज इक्विटी इन्वेस्टर्स। बट देर आर मेनी पीपल हु से दे आर इक्विटी इन्वेस्टर्स, दे कैन नॉट टॉलरेट डाउन साइड। जैसे अरे 2025 का पूरा साल निकल गया, रिटर्न हमारा जीरो आ गया, इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता हूँ। राइट? तो अरे अच्छा, तो so there are certain people who whatever they may say they are not actually at heart, they are not actually equity investor। जी। तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है तो आपको जरूर एसेट एलोकेशन चाहिए। देखिए, इक्विटी में जीरो होना ये लग्जरी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। एवरीबडी हैज टू हैव सम एक्सपोजर टू इक्विटी। लेकिन इफ यू आर नॉट आउट एंड आउट 100% इक्विटी इन्वेस्टर, देन यू हैव टू बी एसेट एलोकेटेड इन्वेस्टर। तो मतलब आपका भाई 50% इक्विटी होएगा। अब जिसका 50% इक्विटी है और जो बेसिकली इक्विटी के वॉलेटिलिटी से डरता है, उसके पोर्टफोलियो में फिर 15% गोल्ड होना चाहिए। गॉट इट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई गोल्ड के ऊपर व्यू लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आप इतना समझो कि इक्विटी में टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी आएगी, आपका नीचे जाएगा, वैल्यू गिरेगा। उस समय में जो प्रेशियस मेटल्स या जो भी अनकोरिलेटेड एसेट्स हैं उससे आपकी वॉलेटिलिटी और डाउन साइड प्रोटेक्ट होएगा। सो पीपल हु आर एसेट एलोकेटेड इन्वेस्टर ना, उनके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20% गोल्ड होना चाहिए। लास्ट एक डिस्क्लेमर है मेरा, अपना कॉन्वर्सेशन सुन के कल सुबह गोल्ड लेने पहुंच जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। अगर हमारा बात सुन के कोई एसेट एलोकेशन चेंज करता है तो भाई वो भी आने वाले 2 साल में धीमे धीमे करना चाहिए। गॉट इट। सी, अब तक आप इक्विटी में रहेंगे, फिर बोलेगा अरे मैंने संजय भाई का बात सुना, वो तो बात कर रहे थे गोल्ड लेना चाहिए, तो बोले कल सुबह नहीं भाई, धीरे धीरे। अगर ये बात सुन के कुछ आपको समझ में आया तो भी एलोकेशन चेंज करने का, अगर आपको लगता है एलोकेशन चेंज करना चाहिए तो यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली, यू कैन नॉट डू इट टुमारो मॉर्निंग। अगर आज इक्विटी बेच के गोल्ड खरीदेगा ना, मैं बोलता हूँ पक्का कल गोल्ड नीचे जाएगा, इक्विटी ऊपर जाएगा। तो ऐसा इसलिए तो लोग कहते हैं सर मैंने ये शेयर खरीदा था, फिर मेरे खरीदते ही नीचे चला गया। तो वो बेचारे शेयर को नहीं पता ना आप आए हो। तो मर्फीज लॉ है हर जगह पे जी। एनी चेंज टू एलोकेशन शुड बी मेड ग्रेजुअली। सर अब आते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे, एंड वुड लाइक टू नो आपकी जर्नी कैसी रही है। यू आर CEO ऑफ वाइट ओक कैपिटल, यू हैव वर्कड विद मोतीलाल ओसवाल, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, हजारों करोड़ रुपए मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर हम लगाए तो आपने मैनेज किया है। तो आपकी जर्नी क्या रही है, एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सो सी एक्चुअली जब भी मैंने ऐसा देखा है 2-3 चीज़ें जो हैं जो विच आई एम वेरी वेरी सस्पिशियस और सर्कमस्पेक्ट अबाउट है। सो कई बार अगर आप किसी को पूछते हो ना कि भाई आपका कैसा जर्नी है, आपने क्या किया, तो कई बार लोग बहुत ही परफेक्ट आंसर देते हैं कि भाई देखो मेरे को तो यही करना था हमेशा, तो मैंने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर हाँ, वो सब रबिश है। ऐसा स्टोरी किसी का बिलीव करना मत। आई डोंट थिंक स्टीव जॉब्स भी कहता है कि वी कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स इन द हाइंडसाइट। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि देयर इज अ सीरीज ऑफ forks on the road, you choose one, you skip one, you choose one, you skip one, right? ऐसे पहुंचते पहुंचते पहुंच जाते हैं। दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट मैंने देखा है कि भाई जितने भी लोगों का आप इंटरव्यू किसी को पूछते हैं ना कि भाई आप कैसे यहाँ पे पहुँच गए, तो लोग इंडिया में बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली वगैरह में था। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ भाई 1970 में पूरा इंडिया ही लोअर मिडिल क्लास था। सही कह रहे हैं सर। So, सब चॉल में 1 बेडरूम में उसी में रहता, 2 बेडरूम तो बहुत बड़ी लग्जरी थी। हाँ, तो अपना सबका बैकग्राउंड सेम है, तो ज़्यादा ऐसा ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आई स्टडीड एज एन इंजीनियर जी, राइट? एंड मैंने जब पुणे यूनिवर्सिटी, तो जब मैंने इंजीनियरिंग किया था इंजीनियर्स को इतना तनख्वाह देते नहीं थे। And I was dependent on my sister because my father passed away when I was a kid. So my mother and my sister had a role to play in my upbringing. So before my sister got married, she said कि भाई इसमें तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है। जब तक मैं फीस भर रही हूँ तब तक तुम और थोड़ा पढ़ाई कर लो। So then I did masters in finance. I studied in NMIMS. Oh, nice. And then when I was studying in NMIMS, so through some connect, because I was studying, तो summer training का time आया. So through my sister or somebody, we called and we reached out to the HR in ICICI Mutual Fund. Okay. फिर भी आप ट्रेनिंग वगैरह, हाँ हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो बोले इनका इंटरव्यू करो, मतलब somebody reached out, so they called me for an interview.
then they gave me some project, then they felt that I'm a good kid, मतलब कि भाई project वगैरह ठीक कर दिया, then I got onboarded on the roles after working. So that's how I got into mutual fund industry. ऐसा मतलब कोई मुझे 1999 में ऐसा किसी ने बोला नहीं था कि this is the सनराइज इंडस्ट्री, ऐसा कुछ शायद फ्रेज भी नहीं था तभी, इंडिया में बहुत ज़्यादा सनराइज इंडस्ट्रीज थे नहीं तभी. जी. But yeah, so I think it's a series of coincidences. But now, then of course, 26 years I've done the same thing, so I enjoy what I do. तो सर उसके बाद मोतीलाल आपने कब ज्वाइन किया, मोतीलाल ओसवाल? So I joined 2012 तक मैं ICICI में था. Okay. I had 2 stints in ICICI, but 2012 तक मैं ICICI में था. And Jan 2013 I joined Motilal Oswal as a CEO. And how many years were you there? Almost 8 years, like from say 2nd Jan 2013 till I think 10th August 2020. Wow. So 7 years and 8 months or whatever. तो सर वहाँ तो 2 legends हैं, Mr. Motilal Oswal himself and Mr. Ramdev Agarwal. Of course. So I'm sure you must have had the good fortune of working with them. Oh yes, no तो doubt. क्या learnings रही हैं और दोनों कैसे अलग है, because obviously humans different होते हैं, तो क्या अलग-अलग बातें थी और क्या आपने बेस्ट सीखा उन दोनों से? So I'll tell you the commonalities, like first of all, big thinking and big vision, big thinking, strong execution, right? मैं ऐसा मेरा आफ्टर नाउ दैट आई बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कंपनियाँ 2 तरीके की होती हैं. कुछ कंपनियाँ पावर पॉइंट पे चलती हैं, कुछ कंपनियाँ एक्सेल पे चलती हैं. याद आ गया कॉर्पोरेट मेरे को, मेरा 16 साल का स्टिल याद आ गया. इन कॉर्पोरेट लाइफ. सो आई थिंक दैट्स अ कंपनी विच वर्क्स which is very execution focused. So you can, maybe we might use PowerPoint once in a year, but we use Excel. Which Because means tracking the and numbers move. Numbers move, and ultimately what do we produce when we run a business or when we conduct a business? What do we produce? We produce data, right? And the data is basically the MIS कि भाई आप कुछ भी करो यार, ultimately शाम तक दिखता है ना क्या किया तुमने. Right. So I think that there is a strong execution focus. Then I'll give you an example that both my ex-bosses, they both are fabulous, avid readers. Avid readers. I think they must be reading between them. Each of them must be reading 2-3 books in a month, if I'm not wrong. Wow. Maybe more, not less. Any books they gifted you? हाँ, in fact there was a book club. अभी मेरे को तो अब निकल के 5 साल हो गया, तो I'm not clued on कि है कि नहीं, but at least that time we used to run a book club. In fact, twice in our executive committee, twice I presented a book. And then somebody else would also present a book, but specifically Motilal ji once gave me a book to read which was called Ultimate Sales Machine. It is written by a gentleman called Chet Holmes. He unfortunately passed away, but Chet Holmes used to run one of the businesses for Charlie Munger, a very famous person. Then Ramdev ji once gifted me a book which is called Understanding Michael Porter. It is written by this author called Joanne Magretta. Understanding Michael Porter. Yes, Joanne Magretta is a student of Michael Porter. अच्छा. See, because क्या है कि हमने सबने बी स्कूल में माइकल पोर्टर की बुक्स Porter's 5 Force. yes, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, ये सब पढ़ा हुआ है हमने. So those are like tomes. But Joanne Magretta has written a very concise book called Understanding Michael Porter, which brings out the key essence of what he stood for and what he believed. So many things. Then I've read a lot of books on focus. Like one of the best books on focus is by Al Ries. So yeah, I mean, I learned a lot. I mean, I've been lucky with bosses. और सर ऐसे कोई मौका जब आपका उनके साथ कोई आइडिया लेवल पे मतभेद हुआ हो कि आपने बोला ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने मना किया हो, आपने फिर भी गो हेड किया और रिजल्ट्स अच्छे रहे हो, और वाइस वर्सा? Yeah, so see, I'll clarify one thing. See, as a CEO, basically, CEOs in asset management companies don't actually go around telling portfolio managers what to buy and what to sell. So that generally never happens, because our role is more related to compliance, governance. See, of course, every product has its benchmark, every product has its framework. So, we look at how is it performing? Is it being managed in line with the stated objectives, philosophy? So we basically ensure that all CEOs' role in fund management is more related to ensuring good execution. But not, see, because if we actually go and tell कि भाई क्या लेने का है, क्या करने का है, तो then the accountability is not there. And of course, we are not the expert of all of these things. But on an idea level,
Not really. If you ask me, I think there were some interesting things. Like say for example, originally the company was only into passive funds. Correct. Then in 2013 we decided that कि भाई ये smart beta वगैरह के लिए India is थोड़ा way ahead of the curve, so we should hold on. Plus the firm's expertise was more on stock picking. So we did not scale passives because we thought कि वो smart beta और ETF के लिए we were ahead of the curve, so we did not scale it. And we built a whole active business. But by 2018 we were involved, I was involved in again relaunching the passive. So ये जो होता है ना, जैसे strategy में not having a fixed mindset and doing it as per the needs of the customer base and doing it as per the needs of the industry and the landscape. So in any business na, you should be able to not have not get wedded to a particular mindset and ability to take a turn where it is required. More necessary to suit the customers and the market itself, right? I think those are important junctures जब अच्छा खासा discussion debate होता है. Yes. तो सर उसके बाद आपने छोड़ा एंड यू नाउ हेड वाइटोक. तो जब आप वाइटोक आए थे तो आपने पिछले 5 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया और देखा है उधर? What have you seen there? Yeah, so see, जैसे I said, I have been lucky in terms of bosses and promoters. Like our founder is Prashant Khemka. He's a visionary leader. अगर आप देखेंगे जैसे till 2017 he was CIO for Goldman Sachs for emerging markets. In about 8 years, he has built a business which is now we are about $11 billion. And I think lesser known factor, it must be if you see single country, people raising money all over the world, investing into India as a single country, it must be one of the largest investors. $11 billion. Yeah. The business give or take 1 lakh crores. Yeah. So more than 6 billion is raised abroad. 6 billion is raised abroad, invested in India. Another 1 billion raised all over the world, invested in emerging markets. And 4 billion we are domestic, which is our mutual fund, PMS, AIF, all of those things. So I think, see, 2020, I was recruited in White Oak by Prashant to actually set up domestic business. Got it. Because predominantly it was a global business. फिर यहाँ पे हमने mutual fund और domestic business set up किया. So, and it's a, one of the largest investment teams in the country. So, जिसको बोलते हैं ना professional fund management, institutional grade fund management, like managing money for sovereigns, pension funds, institutions all over the world, how is it exactly done? So a lot of those learnings. A very different company. सर जैसे मोतीलाल ओसवाल में एक थीसिस चलती है QGLP. Yes. Right? तो वो उनका एक काइंड ऑफ आधार है पूरे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. Absolutely. इसी तरह वाइट ओक का QGLP क्या है? What is their thesis? See, it has 2 legs or 2 important pillars. जी. First thing I'll tell you is that it's probably the only firm or one of the rare firms which, as much as it focuses on stock picking, it focuses ज़्यादा on portfolio construction. Okay. क्योंकि संजय जी आपने एक चीज़ देखा होगा, आप म्यूचुअल फंड्स इवेल्युएट करते हैं, आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हाउस और फंड मैनेजर बदल जाता है. जी. वो क्यों होता है पता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई वो फंड मैनेजर्स का स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है. द पॉइंट इज दैट जब मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब कोविड आया, यूक्रेन रशिया वॉर आया, यूएस के टैरिफ्स लग गए, कभी तेल का दाम बढ़ गया, कभी तेल का दाम घट गया, रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट का PSUs के ऊपर का फोकस हट गया या चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई. तो क्या होता है जब कोई ना कोई मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर चेंज होता है ना, तो कौन सा स्टाइल, कौन सा सेक्टर, कौन सा फैक्टर चलेगा, ये भी चेंज होता है. इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. 2019-20 में कोविड आया, तो जब कोविड आया तो भाई जितने लोगों के पोर्टफोलियो में फार्मा, IT, कंज्यूमर, जो हाई क्वालिटी डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, ये सब टॉप पे आ गए. 2021 के एंड में यूएस ने ब्याज दर बढ़ा दी और रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया. तो इसके बाद तेल, मेटल, कमोडिटी, डिफेंस, PSU, डिफेंस, ये सब चलने लगा. अब क्या है कि 2021 तक जो टॉप में था ना, 2022 के बाद से वो गड्ढे में आ गया. और जो 2021 तक गड्ढे में था, 2022-23 में वही ऊपर आ गया. अब बेचारे वो तो जो कर रहे थे वही कर रहे थे. होता क्या है कि एवरीबडी हैज अ प्रिफर्ड स्टाइल. कोई बोलता है I'm a ग्रोथ मैनेजर, कोई बोलता है I'm a वैल्यू मैनेजर, कोई बोलता है I'm लार्ज कैप, कोई बोलता है I'm स्मॉल कैप, कोई बोलता है कि प्राइवेट लो लेना चाहिए, PSU लेना नहीं चाहिए, कोई उल्टा बोलता है सस्ता लेना चाहिए. लेकिन जो हमारा बेंचमार्क है ना BSE 500, इसका कोई जाति धर्म कुछ नहीं है. BSE 500 इज एवरीथिंग. उसमें
ग्रोथ, वैल्यू, डिफेंसिव, सिक्लिकल, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, लार्ज, मिड, स्मॉल, पीएसयू, प्राइवेट, सब कुछ है. ब्यूटीफुल. सो BSE 500 को बीट करने के लिए जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वी इंश्योर दैट आवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज वेरी साइंटिफिक एंड वेरी वेरी बैलेंस्ड. तो हमारा पोर्टफोलियो भी, सो हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो टू बीट द इंडेक्स कंसिस्टेंटली? Everybody talks how do you construct a portfolio to suit their beliefs and their philosophy, but nobody is talking how to build a portfolio to beat the index consistently, because the competition is with the index. True. Right? You may have, see, you and me personally will have any sets of beliefs. आप बोलोगे कि PSU लेना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं लेना चाहिए. आप बोलोगे कि भाई सस्ता लोगे तो पैसा बनता है, मैं बोलूँगा नहीं संजय जी देखो कितने स्टॉक 50 PE है, उसमें भी पैसा बन रहा है. जी. वो सब किसी काम का नहीं है. इंडेक्स, अपना कंपटीशन आपके या मेरे विचारधारा पे नहीं है ना, कंपटीशन तो इंडेक्स से है. बहुत तो भाई इंडेक्स को बीट करने के लिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? सो what we do is we build portfolios which is something which is called factor balanced or factor diversified. Okay. So our portfolio is synced with the index, but it is 60-70% active. Okay. जैसे मैं ये बोलूँगा ना कि our portfolio is balanced, लोगों को लगे अच्छा है तो इंडेक्स है. सेक्टर्स, फैक्टर्स और स्टाइल्स, उसमें इंडेक्स से बैलेंस्ड है. Okay. लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग लेवल पे इंडेक्स से 60% अलग है. तो इसको थोड़ा सा अगर डीप डाइव करें, हाँ. तो BSE 500 में कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, रिसेंट आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, जहाँ बड़ा स्टेक डाला हो, तो उसका अगर हम थीसिस डिफाइन करें तो आई थिंक और हमारे को समझ आ जाएगा. So it is not, so see what I'm talking about, portfolio construction is not at a stock level, it is at a sector and a factor level. So I'll give you an example. जी. अब देखो पिछले 2-3 साल में सब लोग क्या बोल रहे हैं, आईटी तो लेने का नहीं है, आईटी तो अभी डेड सेक्टर है. जी. राइट. तो इसका क्या मतलब है कि सबके पोर्टफोलियो में मोटा मोटी नहीं होना चाहिए, बट इंडेक्स में 9% आईटी है. सही कह रहे हैं. सो इफ यू आर अ थिंकर इन वाइट ओक, व्हाट यू विल से, yes, people are saying it's not good, doesn't look good, see what US is saying, yes, the top down thesis looks bad, but the index has 9% in IT. And even in the worst of sectors, there will be, my job is to look for outperformance or relative performance. तो देखो जब आईटी नहीं चला है ना, परसीवली नहीं चला है, पिछले 1 साल कोई भी डिजिटल फंड देख लो, उसका रिटर्न पॉजिटिव है. नहीं, रिटर्न इज पॉजिटिव. There are many small, in 2024, many small cap, mid cap IT stocks have given fantastic returns. So what we will do is that we will not get caught up with the top down view. We will not take macro bets. We will say that okay, अगर ये सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि इसमें आइडियाज़ कम निकल के आएंगे. समझो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसमें आइडियाज़ कम निकल के आएंगे, लेकिन फिर भी अगर सभी पिग्मी है ना तो भी टॉलेस्ट पिग्मी को पकड़ के लाओ. समझ गया. आप देखो I'll give you a more practical example. 2018, 2019 में जी फार्मा वाज अ हेटेड सेक्टर. एवरी टाइम पीपल वर लुकिंग, अरे इसका 483 आ गया, इसका प्लांट बंद हो गया, ये हाँ, ये रेट बढ़ गई हो गया. तो 2017-18 फार्मा 2015 में पीक हुआ, 2017-18 इट वाज अ हेटेड सेक्टर. हाउ विल यू हैव फार्मा इन योर पोर्टफोलियो बिफोर कोविड हिट्स? ओनली इफ यू आर समबडी हु इज डिसिप्लिन्ड के पे बेंचमार्क में 6% है ना, राइट. सो आप यूएस फेसिंग या बड़े फार्मा कंपनी मत लो, लेकिन 2018-19 डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज दे डिड वेरी वेरी वेल. Got it. So the only way you could have entered COVID with a reasonable pharma exposure is if you were a disciplined investor who kept an eye कि भाई my competition is with the benchmark, not with my personal opinions. That's very beautiful. ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं लूजिंग सेक्टर में भी विनर्स ढूंढे जा सकते हैं. Of course, because and see, you are again and again I'm repeating that there is a reason why there is an index, correct? And our job is to beat that index. इसलिए तो एक्टिव फंड बने. That is why there are active funds. If I beat the index by saying खाली वैल्यू चलता है यार सस्ता लेने का, भाई वो बराबर है, लंबे अरसे में ऐसा होता होगा, लेकिन इंडेक्स में तो 50% ग्रोथ है, 50% वैल्यू है, राइट. अगर कोई बोलता है कि फ्री कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%, अच्छा कंपनी लो लेके बैठ जाओ तो आपका अच्छा बनेगा, करेक्ट है. लंबे अरसे में शायद होता होगा, बफेट साहब ने भी बोला अरे भाई लेकिन 3-6 महीने, 1 साल, 2 साल तो मार्केट में गधा घोड़ा सब चलता है. ऐसा किसने बोला कि मार्केट में समझो कि फ्री कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब देख के ही काम होने वाला है और यही चलने वाला है? तो फिर व्हाई इज इट दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम अभी 2023-2024 में तो खाली ऑर्डर बुक चल रहा था, कौन फ्री कैश फ्लो देख रहा था? एक कंपनी को ऑर्डर आया, उसने एक्सचेंज में डाला तो 20% ऊपर, राइट. तो उसमें कौन सा फ्री कैश फ्लो है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. मार्केट समटाइम्स रिवॉर्ड्स. सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द मार्केट कंपोजिशन एंड नॉट जस्ट
what we believe in the long term. Everybody will have a thesis, but you have to beat the index, no? तो आप कह रहे हो कि इमोशंस और फंडामेंटल दोनों को प्ले करना है. एक इमोशंस हो गया शॉर्ट टर्म में Yes. और फंडामेंटल्स हो गया कि लॉन्ग टर्म में. So it is not so much about the emotion. Ultimately, in the long term, fundamentals will drive. जी. But now my point is that whatever my personal opinion may be, or whatever the top-down macro view may be, ultimately under all conditions, I have to beat the index. So I have to be mindful of the index composition and accordingly construct the portfolio. पर इतनी ऑब्जेक्टिविटी सर होती है फंड मैनेजर्स में. ये तो मतलब व्हाट यू आर स्टेटिंग इज वेरी वेरी आइडियल वर्ड. Superb question. Objectivity रखने के लिए you should be mindful of benchmark. See, मतलब अपने गोल को बार बार देखते रहो. हाँ, of course. See, the thing is that if I think, let us say you tell me कि आशीष ये सेक्टर बहुत खराब है, नहीं चलने वाला है. हाँ. Then I say, yes, you know, we have 6 analysts in this sector. They are covering 100 companies, and by and large, what you're saying is right. पर चार हैं फिर भी मेरे But there are few things which are outperforming, which will look like they will stand out, right? So then मैं उनमें बैठ कर लूंगा. you will have to. So that is what you will look at, right? And that is the only way you will have stuff in your portfolio which is likely to outperform in the future. Otherwise, you'll always be chasing the past. Right. Otherwise, you will get caught up with the momentum. That is very important. So, while stock picking, we have 35 analysts covering more than 1,000 companies. So, hamara bhi forte is stock picking, and we do a lot of good work on. You must be reading. There are so many times, first time a company comes where we are anchor investor, Right, or right. in fact in our AIFs we are a pre-IPO investor, like long earlier. So we do a lot of hard work, bottom up coverage of companies. But since you asked me what is different, that's why I stressed that portfolio construction is where it is significantly different. नहीं, ये बहुत मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा ये थीसिस कि इतना ऑब्जेक्टिविटी अगर कोई लेके आ जाए अपने अप्रोच में कि भाई मेरे लिए बेंचमार्क भगवान है, अब बस ये इसको मेरे को बीट करना है, मतलब ये मेरे लिए Exactly. वो है, ये मेरा गोल है, अल्टीमेट गोल है, ये मेरी वो मछली की आंख है. सर अब क्या है कि मेरी जो ऑडियंस है मेजरली वो सिंसियर है और करीबन 35 से लेके 50 के रेंज में. Of course. ब्रॉडली मेरी एज ग्रुप भी है एंड ब्रॉडली आपकी एज ग्रुप भी है. सर क्या होता है कि पीछे जो भी आज 40 के आसपास हैं उन्होंने निवेश नहीं किया, उनमें काफ़ी लोगों ने निवेश नहीं किया. काफ़ी लोगों को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ, अच्छा यार हमने तो पूरी बस ही मिस कर दी, पूरी जर्नी खत्म हो गई, 10 साल से हमने पैसे नहीं डाले, शुरू में घर ले लिया, EMI भर रहे थे, फिर बच्चों का लोड आ गया, फिर मतलब लाइफ हैपेंड. Life happens, yes. And today I'm sitting and I've heard of this term called financial independence. मुझे भी चाहिए, मुझे भी नौकरी पे नहीं जाना है सुबह 9 बजे, मुझे बॉम्बे के ट्रैफिक में नहीं फंसना है. सर एक आज 40 साल का व्यक्ति अगर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्रिएट करना चाहिए? I think that जो आपने बोला ना, for any middle class or any working professional, जो आपने बोला वो हकीकत है ना, because say, you know, when people get married, they are like, you know, busy providing, you know, busy. I think it's by and large true कि भाई 40 साल के बाद ही तो लोगों के पास surpluses और, you know, सोचने का ये आता है कि भाई अब पैसा कैसे लगाएं. So I don't see anything to get alarmed with that, correct? Second is that I think nowadays people do end up making money sometimes a little bit faster than what it used to be in the past. Because अभी क्या है कि there are certain sectors which are growing faster. There are entrepreneurial opportunities. There are some people having stock options. Some people become entrepreneurs. So there are many things, right? So nothing to get disheartened. I mean, I think by and large people must be really, कोई बोले या ना बोले, people must be starting in 40s only. That is my sense. The thing is that there is nothing late about it. Second important thing is that कि भाई the day you realize and you start, the sooner you start. Right? The sooner you start, the better it is. There is no doubt about it. But I think what people should keep in mind is that there are ways to do better relatively. Correct? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे हर साल मार्केट गिरता है. मैथ्स और साइंस बाद में आता है, बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. करेक्ट? सो व्हेन यू स्टार्ट सेविंग, इफ यू डू सर्टन स्मार्ट थिंग्स, राइट, लेट्स से यू आर डूइंग एन SIP. अब जितने लोग SIP करते हैं उसको एवरेज रिटर्न आने वाला है जी. लेकिन अपने को मालूम है कि भाई हर साल ऊपर के लेवल से मार्केट गिरता है. जब भी मार्केट गिरता है तब आपने अगर 2 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लगा दिए या 3 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लगा दिए तो योर रिटर्न विल बी sip on dip जैसा. Sip on dip, yeah. Your return will be actually higher than the average. And the only way to get above average is to invest more when the market is down. और जबकि उल्टा होता है. करते लोग उल्टा है. हाँ. तो भाई चलो आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो बट कम से कम एटलीस्ट यू नो यू कैन अवॉइड गोइंग थ्रू द मिस्टेक्स विच पीपल एनीवे गो थ्रू इन देयर अर्ली स्टेजेस. करेक्ट? सो यू मेंटली प्रोग्राम योरसेल्फ कि भाई, एंड यू नो देयर आर ये जैसे फ्लेक्सी STP होता है, ये सब काफ़ी सारे इंडस्ट्री में भी ऐसे प्रोग्राम
चीज़ें हैं कि भाई जब मार्केट इतना गिरेगा तो अपने 2 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लगने चाहिए या जी। अपना ज़्यादा पैसा लगना चाहिए. आई थिंक दीज आर द थिंग्स टू रियली टेक एडवांटेज ऑफ. द अदर थिंग इज दैट you know lot of people they get a bonus or something in once in a year, right? Now if you are starting in your 40s, then I think all of those bonuses and all become extremely very very important. Correct? तो उसको wisely कैसे लगाया जाए, correct? Like I have seen that lot of times people must have taken some home loan. जी. They are in a hurry to repay the home loan. अब यार आपको बोनस आ रहा है, आपका होम लोन चल रहा है 8% पे, आपको बोनस आया, आपने होम लोन रीपे कर दिया, चलो ठीक है, अगले महीने से EMI उतना कम कटेगा. लेकिन एक चीज़ समझोगे भाई, आपका होम लोन 8-9% पे चल रहा है, लंबे अरसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड और SIP और ये एवरेजिंग का किस तरीके का एक रिटर्न तो वो बन शायद सकता है. 10-11% दे देंगी और एक कंपाउंड भी कर देंगी. एग्जैक्टली. डबल फायदा. सो आई थिंक दैट बीइंग वेरी माइंडफुल कि भाई कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो ऑप्टिमल डिसीजंस लेना कि भाई लोन रीपे करना नहीं करना, कितना चलाना नहीं चलाना, आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स विल बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एंड लास्ट थिंग आई वुड से इज दैट कि भाई इन अ जल्दबाजी में लाइक वो बोलते हैं ना कि भाई जो लोगों ने 10 साल में किया मेरे को 3 साल में करने का है, दैट थॉट प्रोसेस विल नॉट वर्क. इट विल बी मेकिंग यू प्रोन टू मोर मिस्टेक्स. तो ऐसा नहीं है कि भाई ये अगला जो नेक्स्ट सेक्टर चलने वाला है वो ले लो, स्मॉल कैप ले लो. आई थिंक बीइंग इन द सेम सेट ऑफ डाइवर्सिफाइड रीजनेबली सेफ इन्वेस्टमेंट्स, you just have to have better conduct, better behavior and better emotional control. I think that is a real winner. तो मतलब बेसिकली वापस घूम फिर के बात सारी साइकोलॉजी और इन सब चीजों पे ही आ I गई. personally think it is the most underrated. मतलब उसके बारे में अभी चर्चा ज़्यादा होने लगी है, but I personally think that जितना लोग सोचते हैं उतना मैथ्स और साइंस है नहीं इसमें. जब बिहेवियर है, इट्स फुल्ली बिहेवियर. मैंने आपको बताया ना जो क्या चीज़ें फिक्स्ड है और क्या चीज़ें फिक्स नहीं है, राइट? I mean, अगले साल अगर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे तो हम ट्रम्प साहब और टैरिफ की बात नहीं करेंगे. आई कैन बेट यू इट विल बी अनदर सब्जेक्ट. कोई और स्टोरी आ जाएगी मार्केट में गर्म करने के लिए. 100%. सर अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो आपने बताया जैसे 2 साल पहले डिफेंस था, फिर फार्मा Yes. था, सेक्टर, और एक टर्म यूज होता है सेक्टोरल रोटेशन. और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एक आम निवेशक जो है वो सेक्टोरल रोटेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसको शायद उतनी नॉलेज नहीं है. करेक्ट. मैं खुद CFA हूँ बट मैंने भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज मेरे को विनेबल गेम नहीं लगता, बिकॉज इट हैज टू हैव एन एंट्री एंड एन एग्जिट. ऑफ कोर्स. वी कैन प्लान एन एंट्री बट जनरली एग्जिट नहीं. दूसरा मुझे लगता है कि थीमेटिक्स में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि पास्ट का रिटर्न्स देख के जब वो पीक आउट करता है तब हम एंटर करते हैं बिकॉज देन इट स्टार्ट शोइंग इन द टॉप 5 फंड्स. एब्सोल्युटली. अब सर प्रॉब्लम ये है कि थीमेटिक्स बहुत ज्यादा पुश होता है एज अ प्रोडक्ट. या तो आपका इस पे व्यू क्या है कि अगर एक कोई निवेशक है उसको थीमेटिक्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, किस सिचुएशन में लेने चाहिए, और अगर उसको फिर भी सेक्टोरल पार्टिसिपेशन करना है तो क्या बेस्ट सोल्यूशन है? सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. देखिए इसीलिए हम लोग, मैं पहले जस्ट फॉर अ मोमेंट इफ आई स्टेप बैक, इसीलिए मैंने बोला कि बेंचमार्क देखना चाहिए. क्यों मैंने बोला था? क्योंकि दैट इज अ इम्प्लिसिट एडमिशन के सेक्टर प्रोजेक्ट या प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. कर पाते हर साल 2 साल, हाँ. तो क्या है कि दैट इज वाई वी मेंटेन कि भाई कौन सा सेक्टर चलेगा वो सब फोरकास्ट मत करो जी. तुम हर सेक्टर में रिलेटिवली बेटर स्टॉक पिकिंग करो. और जहाँ पे आइडियाज नहीं आएंगे वहाँ पे अपने आप अंडरवेट हो जाएगा, जहाँ पे भरपूर आइडियाज आएंगे वो अपने आप ओवरवेट हो जाएगा. दैट इज हाउ वी डू इट. बट कमिंग टू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो देयर इज अ टैसिट एडमिशन दैट यू कांट फोरकास्ट विच सेक्टर विल वर्क नेक्स्ट. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट सिंस यू कैनॉट फोरकास्ट, जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है या स्टेटमेंट है कि भाई यू टू शूट वेयर द रैबिट विल बी. अगर खरगोश का शिकार, मतलब करना नहीं चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं करते हैं, बट इट्स अ प्रोवर्ब. अगर खरगोश का शिकार करना है तो आपको निशाना वहां पे साधना पड़ेगा जिस तरफ खरगोश जाएगा. क्योंकि अगर वो उसी जगह करोगे तो भाग चुका होगा वो. तो राइट. सो व्हाट हैपेंस, पीपल आर परपेचुअली शूटिंग वेयर द रैबिट वाज 2 years back. That is the problem. Correct. Also in my this thing it is implicit, you cannot predict which way the rabbit will go. So ये स्टेटमेंट से एक ही चीज सीखना है कि कहाँ पे जाएगा वो नहीं मालूम है, लेकिन कहाँ पे था वहां तो पक्का नहीं शूट करना है. समझ गया. राइट. वेरी वेल. एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, सो इफ यू टेल मी टू पिक अ सेक्टर, यू से कि भाई अपना सब रखो साइड पे, मेरे को बताओ. तो इफ यू पुट अ गन टू माय हेड इंस्टेड ऑफ द रैबिट, इफ यू पुट अ गन टू माय हेड एंड टेल मी व्हिच सेक्टर टू पिक, देन आई विल से पिक द वन व्हिच नोबडी केयर्स अबाउट. Definitely don't pick which is hot. You pick the sector जिसके बारे में कोई
मतलब आई गिव एन एग्जांपल, एक साल पहले ना समझो जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, बच्चा जिसको कुछ नहीं पता वो भी आपको बोल देगा साहब आईटी तो नहीं चलेगा, ऐसा बोलते थे ना लोग. राइट राइट. But trust me, you see the relative performance of, let's say we manage a digital fund, you see the relative performance, right? So my point is that look at a sector which nobody is looking at. First of all, not predictable, so don't bother. But if you insist on doing it, then do what nobody else is doing. This is so Contra. simple, so You have to beautiful. be- you have to कि be भाई जो contra. चल चुका है उस वो पे तो पक्का चले नहीं जाना. है, वो तो पक्का नहीं बट है. सर यहाँ पे एक छोटी सी थीसिस और है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड. तो जनरली लोग कहते हैं कि जो चल रहा है उसी पे चलाओ क्योंकि वो तो लंबा चलेगा ही चलेगा. तो ये भी एक एनालॉजी रही है. तो डज इट नॉट वर्क इन दिस? But see, people who are, मेरा नॉलेज इतना नहीं है इसमें, लेकिन जो people who are trend followers, they must be identifying the trend at a certain stage, at a certain point. Okay. Right? And you have missed the bus. Yeah, I mean, and I agree with one of the things which you said, that unfortunately क्या होता है कि इंडस्ट्री में भी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं ना, they should be launched counter cyclically. See, I'll give you an example. We are a new asset management company. We had clean slate. We could have launched any fund. जी. In 2024, when we were doing our fund launches, which thematic funds we did? We did banking, healthcare, and digital. We didn't do anything. Yes, आपने auto नहीं all किया. underperform. Yeah, we because auto launched was the doing multi-asset with gold in 2023. So my belief is, I put my money where my mouth is. My belief is you should always do counter cyclically and not be with the. एक साहब ने बहुत साल पहले एक किताब है हेज हॉगिंग, उसमें मिस्टर माधव धर ही हैड रिटन दिस एंड इट्स अ कॉमन नॉलेज, बट सिंस आई रेड इट इन हिज बुक आई एम कोटिंग इट. He said the best time to raise money is not the best time to invest, and the best time to invest money is not the best time to raise money. Beautiful. So that is a lesson for asset management companies basically, and for wealth managers also. Beautiful. Best time to raise money is not the best time to invest it. money, and best time to invest money is not the best time to. Yeah. वाह वाह सर, इसी से एक बेस्ट टाइम की बात और करते हैं, और वो बेस्ट टाइम आईपीओ. एंड आईपीओ तो मेरे को लगता है कि इट्स लाइक एवरीबॉडी इज डार्लिंग नाउडेज, यू नो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आईपीओ, न्यू एज आईपीओ. और ये वो है ना, वो दिखती तो है पर मिलती नहीं है. तो वो वाली सिचुएशन होती है. तो आपका आईपीओ को लेके क्या, बिकॉज यू तो आर क्यूआईबी, तो आप तो इंस्टीट्यूशनल बुक, एंकर बुक्स में जाते हैं, बट एक आम निवेशक के एंगल से डू यू सजेस्ट देम टू पार्टिसिपेट इन दिस फ्रेंजी और स्टे आउट ऑफ इट? Not really. See, I think that retail investors, if they see, they have to look at it. The real answer is they have to look at it case by case. I am not a fan of any generalization. Okay. जैसे एक proverb है ना, that क्या proverb है वो? Necessity is the mother of all invention. Necessity is the mother of all invention. ऐसा proverb है ना. तो मेरा एक personal proverb भी है that generalization is the mother of all discrimination. Okay. Well said. So इसीलिए I am not a fan of generalizing at all. And that is what my company also does. We evaluate case by case. Case by case. But I'll tell you a few things which are very cliched. Like one thing which people will say, IPO में नहीं करना चाहिए because the promoter is selling. Okay. IPO में नहीं करना चाहिए because investment bankers are marketing the offer, and investment bankers will make a lot of money out of this. Point is that कि भाई ये तो सबको मालूम है, इसमें नया क्या बोला आपने? जो चीज़ सबको मालूम है उसमें कुछ स्पेशल नहीं है ना. If I tell you for the first time that do you know that when a promoter is selling the stock, he would like to get the best price for himself. तो आप बोलोगे तो इसमें इतना क्या कमाल का बात कर दिया यार, मतलब तू प्रमोटर रहेगा तो तू क्या करेगा? अपनी चीज को तो महंगा बेचने की कोशिश करूंगा इस. नहीं, मतलब they see, and the point is that they deserve to get the value ना भाई. कोई 2005, 2004, 2006 में से लेके कोई अपना पूरा करियर, फैमिली सब दाव पे लगा के मतलब बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है भाई? नाउ देयर इज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन ही विल गेट सम reward, recognition, appreciation, right? So if it was your company, will you? So there is no special knowledge by saying that promoter will sell at a premium or whatever, and there is no special knowledge gained by saying that investment bankers will try to sell at a premium or whatever. That is obvious, right? But the whole point is that even the best of market participants, do they know that this is the fair price? ऐसा होता तो किसी कंपनी का दाम लिस्ट होने के बाद ऊपर ही नहीं जाता. But why is it that some prices go up and some go down? Because market is market. Nobody is bigger than the market. There no promoter, investment banker, retail investor or QIB or mutual fund. Nobody is bigger than the बाजार market. भगवान है. Market is market. There is a reason why there is a market, right? Nobody is bigger than. So when people make such statements, I don't actually pay much heed to it. The point is that you will have to see that this company which is coming,
what are the prospects? We are not buying the past. हम्म Like lot of time people say कि अरे अभी तक तो लॉस कर रहा है, तो भाई हम पास्ट थोड़ी खरीद रहे हैं, हम तो फ्यूचर खरीद रहे हैं ना, करेक्ट? सो यू हैव टू हैव सम हाइपोथेसिस अबाउट द फ्यूचर. क्या ये ग्रो कर पाएगा, क्या ये कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा, कितना मार्केट शेयर होएगा, विल इट बी अ डोमिनेंट फोर्स और नॉट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू study. The other important point is that we may buy a position and then we will build. There's nothing that anybody does like one bullet, correct? So there are many considerations. Then I'll give you another example. In our country, by the way, I don't know how many people actually track this, but it's a well-known fact. Half the market is owned, like 37% of the market is owned by promoters, ओके and 12 to 13% is with Government of India, which is also as a promoter. जी So 50% of our market is owned by promoters. So our problem is not that promoters are selling. If you have, there is no problem. But the problem is not that promoters are selling. Actually, in our country, promoters own a lot. 50, and we are one of the few countries where it says if you come for IPO, you have to dilute it by 10%, and within a reasonable time frame, dilute 25%, bring it down to 75 or lower. जी जी उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रमोटर होल्ड कर रहा है और नहीं, उसके बावजूद के तो मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ. बैंक्स वगैरह में तो अलाउड नहीं है ना बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल. जी जी बड़े कंपनीज में तो कम होल्डिंग होएगा, बैंकों में कम होल्डिंग होएगा, तो सब कुछ करने के बाद भी 50% है. तो इसका क्या मतलब है कि देर आर मेनी कंपनीज वेयर द होल्डिंग इज एज हाई right. So what does that actually tell you? They are not, promoters are not as indiscriminate as people are थिंकिंग seemingly suggesting. You can double check this, don't take my word for it, but I read it somewhere. I think Mr. Zuckerberg owns 6% of Meta. He's running it as a professional CEO, not as a promoter. इवन जैसे Amazon है वो भी 12% है Yeah. एवरीबडी इज एट अ वेरी लो But in India, most promoters are owning high double digits, sometimes 60, 70. My previous employer, my two bosses, I think they own 70% of the company even now. It is nearly 20 years from listing. देखिए उसमें सर एक चीज़ और है, जैसे एक किताब थी जिसमें बताया गया था कि जब आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं स्क्रीनर्स लगा के तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग को 51% से ज़्यादा रखिएगा क्योंकि उसी टाइम प्रमोटर का इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो प्रमोटर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा. Yeah, so I'm just, मेरा तो actually that is also a valid point, is obvious. But मेरा simple point यही है कि भाई जो चीज़ें सबको मालूम होती है ना, वो चीज़ें बार बार रिपीट करने से कोई नया इंसाइट मिलता नहीं है. एंड यू टू इवेल्युएट एवरी कंपनी केस टू केस. पर एक रिटेल इन्वेस्टर है सर ना, वो 600 पेज का DRH भी पढ़ सकता है, वो CNBC पे सुन लेगा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सुन लेगा, कंटेंट क्रिएटर्स को सुन लेगा. अब वो पैसा भी डालता है तो 15,000 रुपए डालेगा यार, एवरेज. तो उसके बाद अगर उसको मिल भी गया और वो 100% भी लिस्टिंग गेन हो गया तो भी 15,000 रुपए बनेगा. एंड पीपल आर प्लेइंग दिस गेम फॉर लिस्टिंग गेन. मतलब जो हम देख रहे हैं हर्ड मेंटालिटी, they are not saying कि this company is amazing, it's a fundamentally strong company, अभी चलो लॉस कर रही है पर अगले 10 साल में ये मेरे पैसे को 10 गुना कर देगी, looking at that business. So from that perspective, how would you want the retail investor to behave? See, if somebody is looking at a listing gain, they have to evaluate more like a special situations kind of thing कि भाई Okay. कैसा मार्केट है, क्या कैसा प्राइसिंग है, किस तरीके का इशू है, कौन है पार्टिसिपेंट्स, Okay. सब्सक्राइब कितना होएगा, क्या होएगा. अगर कोई IPO लिस्टिंग गेन के लिए देख रहा है तो दे हैव टू इवैल्यूएट लाइक अ स्पेशल सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग. वी ऑब्वियसली डोंट डू इट फॉर लिस्टिंग गेन, आप लोग तो सो वी विल हैव अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं हमेशा ना, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन एडवाइजिंग एनीबडी. आई नेवर टेल एनीबडी ये करो ये मत करो. जी. आई विल जस्ट से इट लाइक दिस, दैट के if you are somebody who is an individual investor who wants to subscribe to an IPO, and if you are not going to do the whole analysis, the least you can do is to have your own sense कि भाई ये is this a good brand, is this a good company, अगर गलत भाव में भी आ गया तो does it have a future, right? All of these things you will have to see. Like see certain companies or certain businesses when they get listed, right? Like India's largest broking company. Correct. Now some of these things you know that okay, successful company, well accepted brand, market dominance, many of these things you would know. So other important thing I always tell people कि भाई अगर तुमको खुद को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है तो this is my suggestion. Let's say you remove my CEO hat, but you know I am from mutual fund industry. तो आप समझ सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, RTA, ये सब थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आता होगा. थोड़ा बहुत तो राइट, हम्बल है सर. हाँ, नहीं तो आई एम जस्ट सेइंग कि समझो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग शुरू करना है, तो मेरे को कहाँ से शुरू करना चाहिए?
अरे भाई तुमने जिस इंडस्ट्री में काम किया वहां से शुरू वहां करो। से शुरू कर लो। लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं किसी आईटी कंपनी में हम्म। और बाजार में केमिकल का रैली चल रहा है तो वो केमिकल स्टॉक ले रहा है। अरे भाई तुम्हें समझ ही नहीं है उस चीज की। हाँ, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट विद समथिंग वेयर यू विल हैव सम हाँ, sense ना, you can ask some right questions to some people, ट्रू, वेरी वेल सेड। right? So I think these things people have to keep in mind, but I would again say no, don't generalize. डोंट जनरलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से अगर कंक्लूड करें उस पॉइंट को, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप स्पेशल सिचुएशन कर रहे हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मार्केट का माहौल क्या है, प्राइसिंग क्या है, वो सब देख लीजिए। Yes, पर अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, स्टडी Of करिए, course. सो दैट यू कैन स्टिक विद इट फॉर अ लॉन्गर टाइम विद कन्विक्शन, क्योंकि आगे तो ऊपर नीचे होने ही वाला है। absolutely. And see the beauty of last thing on IPOs, I'll tell you. जी। There are a lot of people who have bad experience of IPOs, but that is from the 90s. देखो आप एक चीज समझो, in the early 90s or 80s, when an entrepreneur started a business, there were only 2 or 3 choices: friends and family, own funds, bank, straight to IPO. But now we are in 2025. In the last 10 to 15 years, venture fund, growth fund, pre-IPO fund, crossover fund, mutual fund, insurance, Family pension offices. fund, family offices. So sources of capital बढ़ गया। इसका क्या मतलब है कि अभी कोई any random, there will still be bad IPOs and there will still be good IPOs and bad promoters and good promoters. There will be all types. But we are not exactly in the 1990s. It's not the same regulation. It's not the same market participants. Please keep in mind, in last 10 years, see, in last 15 years actually, India became from a poor country to lower middle class. अभी आप देखो पिछले 10 साल में IPOs किसके आए हैं? Insurance companies, asset management companies, wealth management, broking, depository, registrars, entire capital market space. Then eating out, restaurants, food products, retailing, footwear, apparels, fashion, jewelry, diagnostics, hospitals. भाई all IPOs are coming which are related to our per capita income. जो डेली यूज की चीजें हैं काफी हद तक। Right? Why is it? और ये सब businesses 20-20, 25-25 साल से है। तो पिछले 10 साल में क्यों लिस्ट हुआ? Because they have come off scale. Their profit and revenue has come to a scale where they can. अब ऐसे में अगर पिछले 10 साल में कोई रूल बना के बैठा होता ना कि IPO नहीं कर सकते, right? That's why I said don't generalize. Keep your ears and eyes open. We are not in 1990. ब्यूटीफुल, वेरी वेल पुट सर। सर एक कॉमन अभी अंडरस्टैंडिंग ये चल रही है, और खासकर एक बड़ा फंड है हमारे देश में जिसका AUM 1,20,000 करोड़ है। Yes. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एंड इट इज डन फिनोमिनली वेल, ग्रेट फंड मैनेजर, ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। पर अब है ना, बात ये होती है कि वो फंड इतना बड़ा हो गया है कि अगर उसको पैसा डालना है तो बहुत बड़ा स्टेक कंपनी में लेना पड़ेगा, फ्री फ्लोट इतना नहीं है। डू यू थिंक एज अ CEO ऑल्सो व्हेन यू स्पीक टू योर टीम, कहीं आपको लग रहा है कि इंडिया में कंपनीज की कमी हो गई है, AMCs बहुत आ गई है, या अभी वो सिचुएशन नहीं हुई है? नहीं। See, I'll tell you a few things. मैंने से कंपनीज आने से अच्छी कंपनीज, Investment opportunities. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। We are in a sweet spot. Investment opportunities are rising by the day. Before you asked the question itself, I gave you sectors के sectors मैंने एक example दी थी। मेरे ख्याल में 600 से ज़्यादा IPOs आए होंगे पिछले 10 साल में। जी। Right? Maybe more. And पिछले एक साल में शायद SME मिला था 200-250। SME तो मतलब right? So we are talking main board, but that itself, right? So there is no dearth of opportunities. In fact, opportunities are rising. And please understand, see, I'll give you a simple practical example. Do you know in 1995 in US, the stock market capitalization was 13 trillion. Okay. 13. Today, I think they must be 65 plus, right? So I think 5.5x their market cap has gone up. And from a GDP perspective also, there are 2 times. Yeah. मतलब जो GDP है उसका 2 गुना है। Yeah. So their market cap has gone up 5 to 6 times. But do you know one interesting thing? Their number of listed companies has fallen by 40%. Oh. It's a fact. In US, market cap has gone up 5 to 6 times in last 30 years. Number of listed companies has gone down by 40%. It came in the company like Accenture has made 322 acquisitions in last 10 years. अच्छा, तो वहाँ खा लिया जाता है मतलब छोटियों को। M&A होता है। हाँ। Okay, then why it is happening? Companies spend 15 to 20 years in the cradle of private equity before coming to the market, and before coming to the market, they might just get sold to someone else, right? Then buyout funds, the corpus has gone from $0 to $2 trillion, right? So क्या हुआ है US में the private market is very big, and institutions put 60% of their money in private markets. That is why the number of listed companies. So a lot of the US gyan which flows here, people are not able to compare that it's a different animal or a different ball game altogether. In India,
the number of listed companies is rising, not declining. बिल्कुल सही Right? है। In US आप मेरे को बताओ संजय जी, US में अगर किसी एक IPO आएगा समझो, तो किस तरह की कंपनी का IPO आएगा? जनरली टेक। न्यू एज टेक। हाँ टेक। बस इधर जूता चप्पल, वेफर, पोटैटो वेफर, भुजिया, सेव वाले का IPO आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं Right? आप। So what is our stage of evolution? What is our per capita income? What is the size of private market? What is the level of institutional investing? We are not comparable. We are not comparable. So I think the opportunities are consistently rising. We have 35 analysts covering 1,100 companies. And the number of coverage is only rising. It is not declining. So अभी आपको वो सिचुएशन नहीं दिख रही है। we are far from it. पर इसका एक और मतलब ये है कि आज जो हमारे And पास all of this with promoter holding, where I At told above you. So 50%. actually get used to it. More IPOs will come. Promoter holding will actually tend down. टू गो डाउन। Yes, it will tend downwards. तो आज अगर मतलब आज एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर अ यंग गाय टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, build a business and then come and list it to the stock market अगर अच्छा बिजनेस बना। Yes, of course, because you are in a country, boss. India is the frontier of growth. We are the people who has the future in front of us. We are not Europe, Japan, China, or I'm saying purely in terms of demographics. जी जी। Right? So our future is in front of us. So of course there is opportunity. I would just say that everybody should look for, देखिए क्या होता है, जो plainly on the face जो बात होती है ना, उसको ज़्यादा profoundly मत लो. Look for insights. Everybody should dig. जब कोई चीज़ बोली जाती है ना, यार ये नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा है, फंड है, ये तो कैसा है, तो भाई वो ऑब्वियस है. लुक फॉर द इनसाइट कि व्हाट कैन डिस्प्रूव दिस. हाँ ऑलवेज लुक फॉर व्हाट कैन डिस्प्रूव दिस जी। थियरी और स्टेटमेंट. गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर इनसाइट्स. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड सर। इसी में मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि अभी हम लोग एक ट्रैजेक्टरी पे हैं, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे। What do you see as Viksit Bharat 2047? Because that's like the tagline of the government, working very hard. Everybody's trying to align to that. आप भी कह रहे हैं. So where do you see India at the 100th year of independence, 2047? See, I think it will definitely be amongst the. It will definitely. I mean, people will have different definitions of superpower, but I will say that it will definitely be amongst the superpowers. See, because the way the world is, it looks like it's more multipolar right now, and multipolar is great for us. Right, that will help us to carve our space in the overall global framework. Second thing is that personally, if you ask me, because I'm a businessman, right, and I'm an investor, तो मैं ज़्यादातर अगर आप मेरे को पूछोगे ना, तो आने वाला 3 साल तक देखता हूँ मैं. Actually, personally, I don't look at Got it. 25 years, 30 years, and all, because I feel that I have no clue how the world would be after so many years. Right, so I don't extrapolate anything so far. I would say next 3 to 5 years is what is very, very exciting. And if you really ask me 25 years, then I would have more a general view that yes, we have a high chance of being one of the superpowers and having our space in the sun. And I can imagine that the world would want to invest and do business with India because it is the largest consumer force and the largest labor force. And I don't see much getting derailed in this. Matlab, something can be sooner or faster. So that is my broad brush for you. But personally, if you ask me, I generally, when it is a business or when it is myself, I don't go beyond next 2-3 years. It's not for short-sightedness. It's only for keeping things more realistic. कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ? What can I implement? What can I do? And for that, a realistic time frame is very important. Because if all of us are going to shoot for the moon, I don't think it works. सर हिस्टोरिकली ये बताया गया है कि निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है. अब अगर मैं इसी को एक्स्ट्रापोलेट करूँ और अगेन 2047 कोई 20 साल की एसआईपी कर रहा है आज से लेके, तो अप्रोक्सीमेटली 2047 तक वो पहुंच जाएगा. अगर 12% निफ्टी को फिर से देना है आज से, तो इट हैज टू डबल 4 times इन नेक्स्ट 20 to 25 years. तो यानी 16 गुना उसको बढ़ना है. तो आज से अगर मैं 25,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 को, तो 4 लाख का नंबर है. तो डू यू सी दैट नंबर 4 लाख का? See, that is actually, there are multiple ways to do it. आपने proper compounding किया, but there are many ways in which it can be done, and I think it is doable. जी. So what happens is that people typically, if you see what people would do is that, और जो हमारे previous chief economic advisor थे, उन्होंने इसके ऊपर book भी लिखे ना, India at 2050. So he has done good calculations in that.
But the interesting part is that, say for example, you can compute how the GDP would, like, today we are $4 trillion. So at a certain rate, where we will reach by say 2050, what will the level of rupee to dollar be at that time. be at that point in time? So how much will the GDP be in trillion dollars, right? So, and within that, like say right now, corporate profit as a percentage of GDP is 5%. Our historical high of corporate profit to GDP has been nearly 7.5%. Oh. In a globalized economy like US, corporate profit to GDP is 12 to 13%. Wow. So you will have by 2050 in US dollar, you will have some notion of what is your GDP, and from that you can derive what proportion of GDP would translate into corporate profits. And what of that will be? And then that corporate profit pool, you say, but what P multiple to give it so that you arrive at the market cap. Right. So at $4 trillion GDP, and with whatever we are, say Nifty is 25,000. So 4 trillion GDP, 5% of that is corporate profit. Right. So actually, if you see 4 trillion, we are say 350 lakh crores of GDP, and 5% we are say 15-16 lakh crores or 17 lakh crores corporate profit. Market cap is approximately say 400 lakh crores, right? So you will say that, okay, 21, 22 times or 23 times trailing is the PE on an entire this thing. So you can calculate it that way. और आपको लगता है उससे एक चांस है कि हम वो नंबर अचीव करें? So you will always see, actually you will the numbers will be big. That's why I said the future is in front of us. But I think why I brought it back to next 3 years and all is because then you are aiming for bite size. You are looking at what I can realistically do. आप टैक्टिकल हो सकते हो जब आप 3 साल के होराइजन में देखो. You can be more realistic in terms of execution. Yeah. सर, इस पूरे इकोसिस्टम में आपको एक ऐसी क्या चीज दिख रही है जो आपको लगता है थ्रेट है पूरे हमारे ग्रोथ में? मतलब what are those few things which could derail this entire growth story for us, which we need to avoid? Yeah, see, I think that if you really ask me, generally people look lot at governments and politics and all those kinds of things. They are very, very important. Like the politics, the politico-economic framework, all of that is very, very important. But what I feel is that individually, if people focus on few things, which is that how I can get better, how I can focus on education, discipline. I think those things, because as a country, culture is also important. It's not, we are, everything that we are is not because of the government or the, the government has played a fabulous role in the last few years, correct? But all said and done, the execution and the opportunity is for the individuals. So I think the whole, as a society, as a culture, how we conduct ourselves, that is, I think, the most crucial. जैसे पता है कभी-कभी कोई बोलता है कि भाई we should work hard for 16 hours, 18 hours. उस पे बहुत काफ़ी वाद विवाद होता है. जी. Correct? I think those things we should stay away from. The reality is that next 20-25 years is our productive best. Because our entire, bulk of our population will be in working age. Ji. So that is our productive best phase. In that period when we are productive best, the government needs to ensure that there are opportunities and economic canvas available to everybody. But at the same time, the people out there, they also need to कैपिटलाइज, क्योंकि ये 20-25 साल में अगर हम लोग ने अपना प्रोडक्टिव बेस्ट को लिवरेज नहीं किया, तो उसके बाद ना, सी पुट इट डिफरेंटली, all countries age over a period of time. The question is, do they become rich before they become old? That is what one needs to keep in mind. Wow. So I hope that we become at least middle class or upper middle class before we all become old as a country. Because if a country becomes old by the time it is lower middle class, then the future is very bleak और government पे बहुत pressure रहेगा उस चीज़ का. Yeah, then the whole society will not be in the right shape. Sir, AI has been the buzzword, और हमने देखा AI companies individually 5-5 ट्रिलियन की हो चुकी हैं. US बहुत forefront पे है, China बहुत attacking mode में है उसमें. इंडिया अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है AI पूरी गेम में.
So do you think this will be a disadvantage for the country, or do you think we still have to go a long way before we can get ourselves AI ready? It's even too for early entrepreneurs? too early to pronounce that it will be a disadvantage or that we are a loser. Okay. Yes, I mean, on innovation, maybe few things, all of us are responsible for it. But I think on innovation, maybe few things, if we were ahead, it would have been good. But I think it's too early to pronounce. I don't think there is any loser or anything like that. In fact, what can always happen is that if you are not the first one, but if you can do better or if you can do different, then also there's It is no better. harm, right? So aisa, I don't think that anything is missed permanently. I think that even if we are second out of the blocks or third out of the blocks, but if we can do differently and if we can do better, it would still play out. Plus also, let's not forget that we are the largest market. जी. Correct? Whether it is employment, whether it is consumption, whether it is labor, we are the largest market. So we are in a space where we will get opportunity to contribute and catch up. ग्रेट सर, आई थिंक मेरी तरफ से मैंने बहुत सारे आज आपसे सवाल पूछे Thank you. और मुझे बहुत अच्छे जवाब मिले, एंड मुझे लगता है कि आपके इस एपिसोड के बाद बहुत मैसिव लोगों को क्लैरिटी मिलेगी. तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग डाउन एंड Thank you. गिविंग अस टाइम एंड बीइंग ऑन संजय कथुरिया शो. Thank you. My pleasure. तो गाइस, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बात बड़ी सिंपल है, आपने एपिसोड को पूरा देखा है. आपकी की लर्निंग्स क्या रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आपको ये एपिसोड वैसे कैसे लगा उसके बारे में भी जरूर बताना. पसंद आया हो लाइक जरूर करना, एटलीस्ट अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में और पर्सनल बिहेवियर के बारे में समझ आ सके. हम अपने पॉडकास्ट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें राय जरूर दीजिएगा, और किन गेस्ट को देखना चाहते हैं उसके लिए हमने गेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए और हम उन गेस्ट को रीच आउट करेंगे और कोशिश करेंगे उनको अपने पॉडकास्ट पे लाने के लिए. जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड. जय हिंद, जय भारत.